हेलो एवरीवन। एम्फाइसीमा के बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट डिजीज की बात करते हैं, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जो आपने एम्फाइसीमा पढ़ा था और जो आपने ब्रोंकाइटिस पढ़ा था वो सारा यहाँ पे आपको काम आने वाला है। यानी कि ऐसे कह लो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उन तीनों की कंबाइंड डिजीज है क्या, सीओपीडी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डिजीज है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। चलिए बात करते हैं, डेफिनेशन क्या है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर, यानी कि एयर फ्लो ही अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्रोनिक, सीओपीडी नाम ही बता रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब ऑब्स्ट्रक्शन किसका होगा पल्मोनरी में, लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन किसका होगा, एयर का, एयर फ्लो का। तो अगर एयर फ्लो का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लंग्स को एयर जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं। इसको क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन डिजीज भी कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट क्यों होते हैं, थ्रू द एयरवेज एंड आउट ऑफ लंग्स विच इज प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। जैसा हमने एग्जैक्ट एम्फाइसीमा में देखा था, बिल्कुल वही सेम चीज है कि इसमें भी क्या होगा, ये भी प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिजीज है। सीओपीडी इंक्लूड्स, अब सुनना ध्यान से, मैंने क्यों बोला कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो सारा मिला के, क्योंकि ये अकेली एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। अगर किसी पेशेंट को कहा गया है कि आपको सीओपीडी है, इसका मतलब उस पेशेंट को एम्फाइसीमा भी होगा, उस पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होगा, उस पेशेंट को अस्थमा भी होगा, उस पेशेंट को ब्रोंकेक्टाइटिस होगा। यानी कि अब मैं इस चीज को, इस लाइन को इस तरीके से भी कह दूं कि एक ही पेशेंट में अगर आपको एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टाइटिस और अस्थमा, ये सारी डिजीजेज ये सारी चारों डिजीजेस आपको एक ही पेशेंट में मिल रही हैं, तो उसको अलग अलग नाम ना दे करके एक नाम दे दिया, वो है सीओपीडी। तो सीओपीडी क्या है, ग्रुप ऑफ लंग्स डिसऑर्डर या डिजीज दैट ब्लॉक द एयरवे, जिसकी वजह से क्या होगा, सब में हमने देखा था, सब में डायलिटेशन हो रहा है, परमानेंट इनलार्जमेंट हो रहा है, एयरवे जो है वो कोलैप्स हो रहा है। तो वो सारी इन चीजों के अंदर होगा। और ये सारी डिजीजेज अगर एक साथ एक ही पेशेंट को हो रही है, तो उसको हम नाम दे दिए सीओपीडी। तो इसमें एम्फाइसीमा भी होगा। एम्फाइसीमा में क्या होगा, गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें जो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन और वो सब नहीं था। ठीक है, तो एल्वोलाई के अंदर क्या हो गया था, परमानेंट जो है डायलिटेशन हो गया था। इसके अंदर भी एयर सैक में भी क्या हो गया था, हम जो इसका साइज है वो इंक्रीज हो गया था। तो इसमें गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाता है फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, क्योंकि एयर वॉल का जो इलास्टिन फाइबर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एयर सैक का परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे म्यूकस का एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वहाँ पे डायलिटेशन हो जाएगा। इरिवर्सिबल अस्थमा में भी क्या होगा, इन्फ्लाम्ड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे की वजह से एयर, क्योंकि यहाँ पे अस्थमा है, म्यूकस एक्युमुलेट है, तो यहाँ पे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ब्रोंकेटाइटिस में भी क्या होगा, म्यूकस जो है वो, उस म्यूकस की वजह से जो ब्रोंकियल जो वॉल थी उनके अंदर क्या हो गया, परमानेंट डायलिटेशन हो गया। तो ये चारों डिजीज अगर कंबाइंड फॉर्म में एक साथ आपको मिल रही है, इसका मतलब क्या है, सीओपीडी। इटियोलॉजी क्या रहेगा, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट और नॉक्सियस गैसेस, उनकी वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। एयर पॉल्यूशन में जैसे इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई इन्फेक्शन हुआ है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, या पेशेंट को ऑलरेडी एम्फाइसीमा है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीओपीडी में, क्योंकि एम्फाइसीमा है तो उसको ब्रोंकेटाइटिस भी हो जाएगा, अस्थमा भी हो जाएगा और ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगी। सारी डिजीज एक साथ धीरे धीरे हो जाएंगी। या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो एम्फाइसीमा होगा, एम्फाइसीमा होगा तो सीओपीडी हो ही जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके की इटियोलॉजी आपको सीओपीडी के अंदर मिलेगी। साइन सिम्टम क्या आएंगे, साइन सिम्टम तो देखो इनके अलग नहीं है, वही सेम रहता है। क्रोनिक कफ होगा, स्पुटम के साथ कफ आएगा, सांस प्रॉपर नहीं ले पाए इसलिए वीजिंग साउंड आएगा, सांस लेने में कठिनाई, डिस्निया होगा, चेस्ट में टाइटनेस रहेगी क्योंकि एयर ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बार बार होंगे, फ्रिक्वेंटली होंगे, एल्वोलाई एनलार्ज हो जाएगी, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट का। ठीक है, साइनोसिस मिलेगी क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। मॉर्निंग में हेडेक रहेगा क्योंकि एक तो कफ बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसलिए हेडेक होगा।
ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और जो फीट और एंकल्स हैं उनमें क्या रहेगी, क्योंकि बॉडी में एक टाइम बाद एडिमा शुरू हो जाएगी, इसलिए इनमें स्वेलिंग भी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है इसमें कि ड्यू टू कॉज ऑफ सीओपीडी जो भी हमने पढ़ा, चाहे तो वो उसकी वजह से कोई भी कारण है, कोई भी निदान है, उसकी वजह से जो ब्रोंकियल इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जैसा हम ब्रोंकाइटिस के अंदर पढ़े थे, वो होता रहेगा, जिसकी वजह से म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन होगा और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बढ़ते जाएंगे बॉडी में, लंग्स में। ठीक है, अब म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होगा तो सीलिया प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, सीलिया का क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। अब सीलिया काम नहीं करेंगे तो म्यूकस वहीं एक्यूमुलेट बना रहेगा, जिसकी वजह से धीरे-धीरे वहाँ पे डायलिटेशन, एडिमा होती रहेगी, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो एयर वे है उनका क्या हो जाएगा, उनका जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा और एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा कि वहाँ पे जैसे ही इन्फ्लेमेशन शुरू होगा तो वही साइटोकाइनेज और ये सब आएंगे, साइटोकाइन्स वगैरह, ये आकर के वहाँ पे क्या करेंगे, जो वॉल है उसको, उसके इलास्टिक जो फाइबर है उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे और वॉल की धीरे-धीरे वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली होगा क्या, जो पाथवे है वो नैरो हो जाएगा और एयर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर पेशेंट के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो वॉल का जो इलास्टिन फाइबर है, जो कनेक्टिव टिश्यू उसका ब्रोक डाउन होता रहेगा, वॉल जो है वो वापस उसकी इलास्टिसिटी रिकॉइल नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, जो एल्वेओलाई की जो वॉल है, जो कैपिलरी की जो वॉल है वो कंटिन्यू डिस्ट्रॉय होती रहेंगी, उनके अंदर परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने एम्फाइसेमा में पढ़ा वही सेम पैथोफिजियोलॉजी बुली का जो है एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी चलेगी। डायग्नोसिस में वही चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे और जो भी हमने एम्फाइसेमा में करवाया वो सारा हमें यहाँ करवाना है। मैनेजमेंट कैसे करोगे आप इसका, निकोटिन स्मोकिंग रिप्लेसमेंट थेरेपी। सबसे पहले आपको स्मोकिंग क्विट करानी है। ब्रोंकोडायलेटर्स में बी बी टू एगोनिस्ट दे सकते हो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उन्हें दे सकते हो। इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज जैसे फ्लूटिकोजोन है, बुटेसोनाइड है, ये सारा दे सकते हो। ठीक है, म्यूकोलाइटिक, क्योंकि म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया है तो उसको घोलने वाली म्यूकोलाइटिक जो ड्रग है उसमें गुआनफेंसिन है। ठीक है, एन एसिटाइल एन एसिटाइल सिस्टीन है, इसको दे सकते हो। एंटीबायोटिक में एमोक्सिलिन दे सकते हो और अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो इसको क्योर करें, पहले वैक्सीनेशन करा सकते हो। जिन पेशेंट को फ्रिक्वेंट निमोनिया होता है उनका वैक्सीनेशन कराना है। ऑक्सीजन थेरेपी प्रॉपर देनी है, क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। सर्जरी करानी है अगर ज़रूरत है। बुले बन गए हैं एम्फाइसेमा में तो ब्लेक्टोमी करानी पड़ेगी और ज़रूरत पड़ी तो लंग्स भी ट्रांसप्लांट कराने पड़ सकते हैं। तो देखिए, सीओपीडी कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है। अगर आपको पहले की पढ़ाई हुई 3 डिजीज़ अच्छे से आती हैं तो आप सीओपीडी को बहुत अच्छे से बिना पढ़े भी लिख सकते हो, क्योंकि उन्हीं की कंबाइंड फॉर्म एक साथ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ही क्या है, आपका सीओपीडी। तो आपकी प्राणवय स्रोतस का मॉडर्न कोरिलेशन कंप्लीट हो चुका है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। अगले टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।